स्पेशल सेंट्रल कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब की बरीयत का फ़ैसला जो आया है उसने प्रोसिक्यूशन को मज़ीद एक्सपोज कर दिया, और प्रोसिक्यूशन जो है फ़ैसले में लिखा हुआ है कि उससे कहा गया कि आप साबित करें, आप सबूत दें। प्रोसिक्यूशन सबूत देने में नाकाम रही है। तारीख़ का इतना बड़ा केस, जब FIR हुई तो 25 अरब का ये केस था, चालान सबमिट हुआ तो ये 16 अरब का केस रह गया, और बरीयत हुई तो प्रोसिक्यूशन नाकाम रही, साबित करने में नाकाम रही। अब आप ये देखें कि जो जरदारी साहब की JIT बनी थी और जो जरदारी साहब का केस था, उस केस में और इस केस में मुमासलत क्या थी, और कहाँ जाकर ये दोनों केसेस आपस में जुदा हो जाते हैं। आप ये देखिए कि जो मेथड ऑफ लॉन्ड्रिंग है ना, मेथड ऑफ लॉन्ड्रिंग में सबसे पहले आपने भेस बदलना होता है। भेस बदल के आपने पैसे जो हैं वो इल गॉटन मनी जो है वो आपने ले ली, उसका आप भेस बदल देते हैं। भेस बदलने के बाद उसकी लेयरिंग कर देते हैं, इतनी लेयरिंग कर देते हैं कि वो समझ नहीं आता क्या होने जा रहा है, फिर उसे डिस्प्लेस कर देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट, भेस बदलने से लेकर, लेयरिंग से लेकर डिस्प्लेसमेंट तक, ये सारी चीज़ें अगले को और इदारों को बड़ा कंफ्यूज कर देती हैं कि अब हमने करना क्या है। जरदारी साहब केस जो था, जो JITs बनी, उसमें 11 केसेस फाइल हुए, 11 केसेस, और उन 11 केसेस में किसी को ज़मानत ना मिली। हेल्थ की बुनियाद पे ज़मानत मिली, किसी ने कोई स्टंट डलवाना है या किसी को कोई मसला आ गया बहुत बड़ा तो उसे ज़मानत मिली, अदरवाइज़ ज़मानत ना मिल सके। उसकी वजह क्या थी? वजह थी कि यहाँ 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं शहबाज शरीफ साहब के केस में, और ये पूरा डिटेल से आपको बताते हैं, लेकिन सारा कुछ अनएक्सप्लेन्ड है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। आप मकसूद चपड़ासी तक पहुँचे हैं, आप मसरूर अनवर तक पहुँचे हैं, आप औरंगज़ेब भट्ट तक पहुँचे हैं, दीगर लोगों तक पहुँचे हैं, कुछ किकबैक्स के आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, तो साबित आपने क्या किया? और उधर क्या हुआ? उधर हुआ कि 8800 ट्रांजैक्शंस वो डिटेक्ट की गई जो 1 करोड़ से ऊपर की थी, और जो सांचा ड्रॉ किया गया, देखें आप प्रेडिकेट ऑफेंस साबित नहीं करेंगे तो आमला तो साबित नहीं होगा। आप प्रेडिकेट ऑफेंस साबित करेंगे तो ही आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसकी दफात शामिल कर सकते हैं। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, आप देखें क्या ज़रूरी है, आपको बताते हैं। सबसे पहले उस केस में जरदारी साहब की जो JIT थी उसमें 200 को अक्यूज़ड है 11 केसेस में, और 36 केसेस अभी पेंडिंग हैं जो पाइपलाइन में पड़े हैं, जो कानून अमेंड होने के बाद उसकी रोशनी में फिर आगे चलेंगे, और केसेस अभी तक चल रहे हैं, और अरबों रुपए की रिकवरी हो चुकी है। इतना पक्का केस था कि रिकवरी भी हो चुकी है। उस केस में क्या ऐसा किया गया जो इस केस में नहीं किया गया? उस केस में कन्विक्शन रेट इतना बेहतर क्यों है और इस केस में क्यों नहीं है? FIA के केसेस हैं दोनों। वजूहात क्या हैं? यही वजूहात आपसे आज डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले उसमें जो है वो फेक अकाउंट्स निकलते हैं। ये प्रेडिकेट ऑफेंस है, आपके फेक अकाउंट्स आ गए। उसके बाद आप अलॉटमेंट ऑफ लैंड्स निकलना शुरू हो गई, डेवलपमेंट ऑफ प्लाजाज आना शुरू हो गई, कमीशंस आना शुरू हो गए, एवार्ड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आप जो ठेके देते हैं और गैर कानूनी ठेके अलॉट करते हैं वो सारा आना शुरू हो गया, और इसके अलावा रिसीविंग किकबैक्स आना शुरू हो गया। अब जब अकाउंट एक पकड़ा गया, सबसे पहले जब शुरुआत हुई और उसके बाद अकाउंट्स की लाइन लग गई, तो उसमें ठेकेदार एक का इंटरव्यू कर रही थी JIT, एक बड़े मोतबर अफसर ने हमें बताया। तो वो जब वो इंटरव्यू कर रही थी तो उसने कहा कि ये तो मैंने फ़लाँ बंदे को या बंदी को मैंने ये पैसे भेजे थे, बड़ी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी को भेजे थे, और 6 करोड़ रुपए की रकूम थी, और ये मैं किकबैक्स के तौर पे भेजे थे। वहाँ से काम शुरू होते होते अब प्रेडिकेट ऑफेंस से प्रोसीड ऑफ क्राइम पे चला गया है, और प्रोसीड ऑफ क्राइम पे जाके प्लाजाज की डेवलपमेंट पता चलना शुरू हो गई है,
आपकी जो किकबैक्स की मनी है वो बाहर आना शुरू हो गई है, आपने जो लैंड ग्रैबिंग की है वो सामने आना शुरू हो गई है, ये सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई और एक लंबी उसमें कतार लग गई। इसमें आपके पास औरंगज़ेब भट्ट मिला आपको। औरंगज़ेब भट्ट जो है उन पर इल्ज़ाम था, जो रिपोर्टेडली चालान के मुताबिक कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ गुजरात का ठेका इनको दिया गया, और ब्यूटिफिकेशन ऑफ गुजरात का ठेका जब उनको दिया गया है तो सारी इंतज़ामिया जो है उनके अंडर कर दी गई, औरंगज़ेब भट्ट साहब के अंडर कर दी गई, और वो गालिबन यूसी चेयरमैन थे और उनके अंडर आप डीसी गुजरात कर दें। तो अब वो रकूम भेजते रहे, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में आती रहीं या दीगर अकाउंट्स में रकूम आती रहीं। अब वो जो बयान FIA को उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, वो उस बयान में वो कहते हैं कि FIA वाले कहते थे कि हमारे कान में तो ये कहते थे कि हाँ ये किकबैक्स की रकूम है, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं आए। 25 अरब का आपके पास पलंदा हो, 25 अरब साबित करने का, और उसमें एक भी किकबैक आप साबित ना कर सकें और आप मनी ट्रेल ही ना दे सकें। पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ, कोई मनी ट्रेल नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड हैं। 17,000 ट्रांजैक्शन अनएक्सप्लेन्ड हैं। और फिर करोड़ से ऊपर वाली लेके ट्रांजैक्शंस आप जैसे 88,100 जब इधर ट्रांजैक्शंस देखी गई तो उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा ली गई, बाकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को इग्नोर किया गया ताकि केस साबित भी हो सके। अब इसमें उलट होता रहा, ये मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। इसमें और क्या हुआ जी, जरदारी साहब की JIT में टॉप एक्सपर्ट्स की सुपरविजन के अंडर ये सारा हुआ था। पाकिस्तान भर के जो ब्रेन्स थे उनकी असिस्टेंस लेके अपने तौर पर महकमा जो है वो चल रहा था और चीज़ों को अनफोल्ड किया जा रहा था। आप ये देखें कि अनफोल्ड का लेवल इतना खौफनाक था कि किसी को ज़मानत ना मिल सकी, प्रोसिक्यूशन इतनी तगड़ी थी, प्रोसीड ऑफ क्राइम इतना तगड़ा था, प्रेडिकेट ऑफेंस से लेकर प्रोसीड ऑफ क्राइम तक उसके कैनवस में जो जो चीज़ें पॉसिबल थी वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो वो पॉसिबल ही नहीं था। एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बैंक्स का किरदार रहा जरदारी साहब की JIT में या शहबाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, वो बड़ा खौफनाक रहा। आप ये देखें कि बैंक जो हैं वो नो योर कस्टमर, ये स्टेट बैंक की डायरेक्शन के मुताबिक नो योर कस्टमर जो है इनके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि इनका जो सारिफ है, इनका जो यूज़र है वो क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, वो कितनी मालियत कमाता है, पैसे कितने आते हैं, टैक्स कितना देता है, क्या करता है, सारा उसे वेयर अबाउट्स का सब A to Z पता होता है, A to Z पता होता है। और जो ही मशकूक ट्रांजैक्शन आती है तो STR जनरेट होती है, जिसे आप सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहते हैं, और इस रिपोर्ट के जनरेट होते ही काम रुक जाता है, धंधा ठप हो जाता है। जरदारी साहब की JIT में अरबों खरबों का बिज़नेस, अरबों खरबों की ट्रांजैक्शंस और अरबों की रिकवरी भी अब तो हो चुकी है। उसके बावजूद एक भी STR मौजूद नहीं है कि किसी बैंक ने इंटीमेट किया हो कि ये मशकूक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या करोड़ों से ऊपर हो रही हैं। एक बंदे की मालियत जो है वो 25,000 तनख्वाह वाला है और उसके अकाउंट में 2 करोड़ आ गया, तो STR जनरेट नहीं होनी चाहिए। सेम इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में भी कोई STR जनरेट ना हुई, किसी बैंक ने इंटीमेट ना किया, किसी बैंक की तरफ से यह ना बताया गया कि अगर कोई लोअर कैडर का मुलाजिम है, कोई चपड़ासी हैं, कोई और काम करते हैं, तो उनके अकाउंट में अगर पैसा आना शुरू हो गया और करोड़ों में आना शुरू हो गया, क्योंकि चालान में तो सारा कुछ लिखा हुआ था कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई, कैसे हुई, इसीलिए तो उन्होंने 25 अरब रुपया जो है वो निकाला था। तो ये बहुत खौफनाक एंड था बैंकों के एंड पे। अब आपको ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के केस में बेसिकली हुआ क्या। शहबाज शरीफ साहब का जब इन्होंने पर्चा काटा तो ये 2020 में जब ये पर्चा काटा गया तो दफ़ात जो लगाई गई 334 लगाई गई, 109 लगाई गई, 420 लगाई गई, 48 लगाई गई, 71 लगाई गई। ये सारे फोर्जरी की दफ़ात हैं, कोलैबोरेट करने की, अबेटमेंट की, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, ये सारी दफ़ात शामिल कर दी गई और बताया गया कि 25 अरब रुपया जो है वो भाईजान इसमें 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और किकबैक्स भी आए हैं उसमें रिश्वत के पैसे भी आए हैं, उसमें बड़े बड़े लाहौर के जो प्रोजेक्ट्स थे और दीगर प्रोजेक्ट्स थे पंजाब के, उनमें से भी पैसा निकाला गया। ये सारा डिटेल
और यहाँ तक उस एफआईआर के बाद उसमें मेंशन थी चीज़ें कि फ़लाँ गाड़ी फ़लाँ नंबर से फ़लाँ जगह फ़लाँ कोठी में पहुँची और उसमें से इतना पैसा ऑफलोड करके तिजोरियों में भरा गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके 2 साल बाद चालान सबमिट होता है। जो ही चालान को वो सबमिट करते हैं तो ये सारी दफ़ात उड़ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में इतनी दफ़ात हैं और चालान जो ट्रायल के लिए अदालत में आना है, जो पीस ऑफ पेपर है जिसकी बुनियाद पे सारा मुकदमा खड़ा होना है, गो के एफआईआर की बुनियाद पे ही तो चालान बना, तो उसमें 71 उड़ गई, 48 उड़ गई, 420 उड़ गई, 109 उड़ गई, 334 ये सारी दफ़ात जो हैं वो उड़ गई इसमें से। यानी कि तब चालान ये कह रहा था कि शरीफ फैमिली की जानिब से कोई फोर्जरी नहीं की गई, कोई चीटिंग पब्लिक एट लार्ज नहीं किया गया और कोई कोलैबोरेट नहीं किया गया, कोई बैटमेंट वगैरह नहीं की गई। और दफ़ात कौन सी रह गई? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रह गया बीच में, 4 और 5, 3 और 4 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रह गया। और ये 25 अरब से 16 अरब पे चला गया। 25 अरब से 9 अरब किधर गया? 9 अरब आप डॉक्यूमेंट पे ला के, एफआईआर पे ला के, जो सरकारी कागज़ है जिसकी बुनियाद पर आप सारा कुछ कर रहे हैं, वो 9 अरब आप ख़त्म कर देते हैं। तब किसी ने मशवरा नहीं दिया या बाद में किसी ने गाइड नहीं किया या हुआ क्या, ये इस बात को अब इन्वेस्टिगेट कौन करेगा कि चालान जो है वो इस कदर बहुत सारे लोगों के आप तजिया सुने तो लगता है कि कोई रिलीफ शायद मिला है, लेकिन आप चालान का मुताला करें, चालान को पता करें, देखें, जरदारी साहब की जेआईटी से इसका कंपैरिजन करें, उस जेआईटी ने जो मार के मारे थे उनको क्रॉस एग्जामिन आप करें तो आपको पता चले कि ये चालान जो था फुल टॉस बॉल थी एक, या ऐसे ही था कि जैसे सुपर ओवर कोई करवाने आया है और सारी की सारा सुपर ओवर जो है वो उसने फ्री हिट्स में गुजार दिया। मतलब बॉलर जो है, जो प्रोसिक्यूशन टीम है, वो सारे का सारा सुपर ओवर करवा रही है और हर बॉल नो करवा रही है और अगली बॉल पे छक्का भी खा रही है और बॉल भी नहीं हो रही। ये इसमें सारा मामला बना और मनी लॉन्ड्रिंग साबित करते करते आप प्रेडिकेट ऑफेंस ही साबित नहीं कर सके और बरियत हो गई। खैर, अब दफ़ात इसमें लगी 5 to 47 जो सरकारी अफसरान पे लगती है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंटी करप्शन एक्ट के तहत जो दफ़ात है, ये वो दफ़ात है, वो लगा दी और 3 और 4 लग गए। अच्छा, अब 64 लोगों ने प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाही देना थी। वो 64 वो थे जिन्होंने रिसीव किए थे सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए की रकम, और प्रोसिक्यूशन की जानिब से जितने भी लोग आए वो आके कह रहे हैं कि इसमें कोई किकबैक्स मुलविस नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं है। अब आप देखें, जब ये मुकदमा कायम हुआ था तो उस वक़्त एफआईआर होने के टाइम हमज़ा शाह साहब भी जेल में थे, नैब की तहवील में थे, शहबाज शरीफ साहब भी नैब की तहवील में थे। और फिर एफआईए की अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने अगले मुकदमे की जब गिरफ़्तारी डालनी है तो हमने मौका नहीं देना और इसी मुकदमे में दोबारा उठा लेना है। अब आम बंदा कोई भी, कोई शख्सियत या किसी भी मुकदमे को जब तफ्तीशी को देखता है तो वो क्या करते हैं, वो जब उठाते हैं तो क्यूज़ समेत सबको उठाया जाता है। इसमें 46% शेयर्स हैं नुसरत बीबी के, उन्हें शामिल तफ्तीशी नहीं किया गया। और एक और फैमिली मेम्बर हैं 2% शेयर पे, उनको भी शामिल तफ्तीशी नहीं किया गया। कोई लैपटॉप जो है वो नहीं, अक्यूज़ जितने भी थे उनसे कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल, कोई चीज़, कोई फ्रेंजिक कोई चीज़ आपको अवेलेबल नहीं होगी इसमें से। सिर्फ ये पता होगा कि फ़लाँ चपड़ासी और इतने अकाउंट में पैसे आए, कहाँ से आए, कहाँ गए, कोई पता नहीं। मतलब अनडिफाइंड मनी, और उस अनडिफाइंड मनी के नतीजे में आप बरियत के अलावा और क्या ऑप्शन देख सकते हैं, जिसमें जब ज़मानत हुई हमज़ा साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, तो तब जज ने कह दिया, जज साहब ने, कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं है। और बरियत पे भी उन्होंने जो फैसला लिखा उसमें लिखा कि प्रोसिक्यूशन जो है, अब आप एक डिफरेंट चीज़ भी है वो देखें ना, मिल्स को जब चेक किया जाता है तो वो जब अपनी प्रोडक्शन दिखाती हैं और उन्होंने सेल्स टैक्स देना है या टैक्स नेट में उन्हें लेके आना है तो वो अपनी प्रोडक्शन बड़ी थोड़ी दिखाती हैं। यही मिल्स जब सब्सिडी के लिए अप्लाई करती हैं और सब्सिडी लेने की रेस में होती हैं तो तब इनका स्टॉक, इनकी प्रोडक्शन का लेवल क्या होता है, आप देखेंगे किस लेवल पे जाके वो प्रोडक्शन जो है वो दिखाती हैं और शो करती हैं। इस बारीकी में जाके जेआईटी जरदारी साहब वाली ने काम किया था। और
वो ठेकेदार का इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। ठेकेदार से पूछा कि हाँ जी आप कहाँ से चीज़ें लेके आए हैं, क्या हुआ। वहाँ से चेन चलती चलती वहाँ तक पहुँची कि लोग जेल में भी गए, बरियत भी किसी की भी ना हुई, और केस भी चल रहा है, रिकवरियाँ भी हुई, और अभी तक 36 केसेस जो हैं वो पाइपलाइन में पड़े हैं। और दूसरी तरफ यहाँ 64 प्रोसिक्यूशन के जो प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाहान पेश करने थे वही बता रहे हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं है, और इनमें से कोई भी पैसा किकबैक्स का पैसा नहीं है। FIA जब इस केस पर काम कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग पर, तो साइलिन के लिए दरवाजे बंद थे क्योंकि सारी टीमें इसी पे लगी हुई थी। ब्रेन्स की हेल्प नहीं ली गई, ब्रेन्स जितने थे उन्हें राब्ते में नहीं रखा गया। इन लूप होल्स का ज़िम्मेदार कौन है? काश इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हो सके, काश इदारे इतने इंडिपेंडेंट होते कि जिस तरह का भोंडा चालान सबमिट किया गया, जो प्रेडिकेट ऑफेंस भी साबित करने के अहल नहीं था, और उसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या दिखानी थी और रिकवरियाँ क्या, और फिर इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई गई जो FIA ने सीज़ की होती कि ये काले धन से पैसा ख़रीदा था और काले धन के नतीजे में ये प्लाजा बना, ये बेकरी बनी, ये फ़लाँ चीज़ बनी। कोई ऐसी चीज़ कोई सीज़ भी नहीं की गई। उसके बाद फिर बरियत के अलावा उसका क्या नतीजा निकलना था, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस केस ने FIA की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। फाज़ शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।